नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर पूरे देश के लोगों को मोदी जी लाइन में खड़ा करवा सकते हैं तो फिर पार्टी के नेताओं से तो मोदी जी कुछ भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर केंद्रीय मंत्रियों को, भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों को, यूनियन मिनिस्टर्स को मोदी जी विधायक का चुनाव लड़वा सकते हैं। हारे हुए विधायक को मोदी जी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और एक नौकरी छोड़ने वाले अफसर को मोदी जी देश के तीन बड़े मंत्रालय दे सकते हैं। मोदी जी कुछ भी करवा सकते हैं और शायद इसीलिए उनकी जिद के आगे, मोदी जी की जिद के आगे पार्टी बहुत छोटी है और शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी में धुआं उठ रहा है और राजस्थान में जैसे आग लगी। बुझाने वाले बुझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये आग बुझने वाली नहीं है। और आज का बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, कि क्या मोदी जी की जिद के आगे, मोदी जी की जिद के चलते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बीजेपी की मजबूत किले इस बार मोदी जी के हाथ से निकल रहे हैं? और अगर मोदी जी के हाथ से निकले तो फिर 2024 में मोदी जी का क्या होगा? अब दोस्तों, ये सवाल इसलिए बड़ा है, ये इसलिए बिग क्वेश्चन है क्योंकि मोदी जी की जिद के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 बरस में 18 बरस शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। ऐसे चीफ मिनिस्टर को अब तक मोदी जी ने टिकट नहीं दिया। तीन लिस्ट उम्मीदवारों की आ चुकी हैं। 80 लोगों को टिकट दिए जा चुके हैं। इस 80 में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं। आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह को अब तक ना सीएम फेस बनाया गया है और ना टिकट दिया गया है। यह हाल है चौहान साहब के। और उधर वसुंधरा राजे, उनके साथ तो जैसे मोदी जी ने सारी हदें ही तोड़ दी। जितने भी सर्वे आ रहे हैं राजस्थान में, जितने भी बीजेपी के लीडर्स के सर्वे आ रहे हैं, अगर आप कोई भी सर्वे उठा के देखिए, जैसे ये ताज़ा जो लेटेस्ट सर्वे एबीपी का है, एबीपी न्यूज़ का है, और इसमें जो सबसे पॉपुलर लीडर है बीजेपी का, जो सीएम फेस हो सकता है, 36% लोगों का मानना है कि वसुंधरा राजे ही बीजेपी की सीएम फेस है। और मोदी जी के जो कैंडिडेट हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, सेंट्रल मिनिस्टर, सिर्फ 9% लोगों की चॉइस है। राजेंद्र राठौर 7% लोगों की चॉइस है। और जो कानून मंत्री हैं, जो सबसे खास हैं, आंख और कान है मोदी जी के, अर्जुन राम मेघवाल, मिस्टर मेघवाल, 60% लोगों की चॉइस है। यानी सारे सर्वे में, हर सर्वे में वसुंधरा सबसे आगे है, लेकिन मोदी जी की चॉइस में, मोदी जी की सूची में वसुंधरा सबसे पीछे। 36 का आंकड़ा वसुंधरा और मोदी से राजस्थान में अभी भी देखा जा सकता है। वसुंधरा का मुझे पता है अंदर क्या बात हुई। वसुंधरा जी ने कहा, आपने सर्वे किया है, जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट है, मुझे क्यों पूछ रहे? आपके पास क्या औकात है आपकी, वो जानती है। आपकी औकात खाली कुर्सियां हैं, आपकी औकात रैली में 2 या 3 हजार की भीड़ है। वसुंधरा खड़ी होती है, 1 1.5 लाख लोग खड़ा हो जाता है, वो उसकी औकात मालूम है। अब दोस्तों, जो एक और अहम सवाल है वो ये है कि ये जो तीनों राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, अगर ये तीनों राज्य भाजपा के हाथ से निकलते हैं, मोदी और शाह के हाथ से निकलते हैं, तो फिर 2024 में मोदी जी, उनका क्या होने वाला है? अब यहाँ छत्तीसगढ़ का मैंने आज के वीडियो में इसलिए जिक्र नहीं किया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो एक तरफा होते हुए दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, भूपेश बघेल, बहुत ही मजबूत ज़मीन पर खड़े हैं और सामने बीजेपी का कोई नेता दिखता नहीं, कहीं से कोई चैलेंज नहीं दिखता। इसलिए छत्तीसगढ़ पर मैंने डिस्कशन नहीं किया है। लेकिन अगर आप तीनों राज्य देखें कुल मिलाकर और 2019 के लोकसभा का आप नतीजे देखें तो राजस्थान में 25 में 25 सीटें मोदी जी स्वीप कर ले गए थे। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, पिछली बार 28 सीटें जो है मोदी जी ने जीती थी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट जीत के ले गए थे।
आप कह सकते हैं कि टोटल 65 सीट्स में मोदी जी 62 सीट ले गए। एक तरह से मोदी जी ने पूरी तरह से झाड़ू लगा दी मध्य भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जयपुर से रायपुर के बीच में 2019 में सिर्फ मोदी थे। लेकिन क्या ये स्थिति जो आज है, जहां हमें मध्य प्रदेश भाजपा में धुआं उठते दिख रहा है, जहां राजस्थान में आग लगी है, और मोदी जी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, आग बुझाने की हर कोशिश कर रहे हैं। नड्डा, अमित शाह, संगठन के जो महामंत्री हैं बीजेपी के राष्ट्रीय BL संतोष, ये तीनों नेता दिन रात किसी तरह से इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मोदी जी के चाणक्य नाकाम हैं, आग फैल रही है। और दोस्तों, आज का आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, कि क्या मोदी और शाह, या यूं कहूं मोदी, शाह, JP नड्डा और ये BL संतोष, नेशनल जनरल सेक्रेटरी संगठन, पार्टी इन्हीं के अंडर में है, संतोष साहब, क्या ये चारों आदमी, मोदी, शाह, नड्डा और संतोष, ये चारों आदमी, ये 3 राज्य हिंदी पट्टी के बीजेपी के किले किसी सूरत से बचा सकते हैं, किसी सूरत से इन राज्यों को रिटेन कर सकते हैं, जो पिछली बार नहीं कर पाए? इस बार क्या जीत सकते हैं? जो जीतते चले आए हैं, वे जो गढ़ रहे हैं बीजेपी के, क्या ये चारों लोग इन 3 राज्यों को इस बार बचा पाएंगे, या फिर डैमेज जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है? मुझे लगता है बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि ये 3 राज्यों का जो विधानसभा का परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं सीधे 2024 के फाइनल पर रिफ्लेक्ट होने वाला है। वो दिखेगा आपको 2024 में उसका असर। और आज इस बड़े सवाल के जवाब के लिए अशोक वानखेड़े टाइगर तो होंगे ही, साथ में एक और एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अभिज्ञान प्रकाश, NDTV के जाने माने एंकर रहे, पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे, और एक ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं हिंदुस्तान की सियासत पर। तो अभिज्ञान प्रकाश होंगे, उनके भी हम व्यूज़ जानेंगे, सेकंड ओपिनियन, टाइगर का भी सेकंड ओपिनियन जानेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक तस्वीर, एक साफ तस्वीर मिले कि इन 3 राज्यों में क्या होने जा रहा है, और इन 3 राज्यों की हार जीत के बाद 24 में क्या होने जा रहा है। टाइगर, आपको क्या लग रहा है कि जो मैंने पहले कहा कि मध्य प्रदेश में धुआं है और राजस्थान में आग है, और इसकी जो तपन है, तपिश है, वो इंद्रप्रस्थ तक जा रही, दिल्ली तक? देखिए, मध्य प्रदेश में धुआं, राजस्थान में आग, बीजेपी के सारे फायर टेंडर फेल हो गए, और तपिश इतनी हो गई कि लेटेस्ट खबर बताता हूं मैं, अभी भोपाल जाने वाले थे अमित शाह, भोपाल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर नहीं, वो तो बहुत कुछ कैंसिल कर रहे हैं, कई रैलियां भी कैंसिल हो रही हैं राजस्थान में। ये कारण की। तो सवाल ये है कि एक कहावत है दीपक भाई, गांव से बारात भारी नहीं होती। बारात का स्वागत होता है, अहोभागत करते हैं, लेकिन बारात बदतमीजी पे उतर आए तो बारातियों को जूते मार के गांव वाले भगाते हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जी। अब इन दोनों राज्यों में ये बाराती भारी पड़ रहे हैं बाहर के जी। 100 सांसद और MLAs का एक अभी क्लास लिया गया, एक वर्कशॉप लिया गया भोपाल में। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के सांसदों को झोंका गया कि अब आप हर जिले में जाइए और चुनाव जितवाने का प्रयास करिए। मुझे बताइए, ये यूपी अभी सुशील कुमार मोदी मध्य प्रदेश में क्या चुनाव जितवाएंगे जब आपके पास वर्कर ही नहीं है, आपका जो बेसिक रीढ़, जो आपका बेस है वो हिला हुआ है, काडर हिला हुआ है। इतने बुरे हाल है कि 2 लिस्ट आ गई, तीसरी लिस्ट तो एक ही नाम था, 2 लिस्ट आ गई। इन 80 सीटों में सिर्फ 3 सीटें बीजेपी के पास है जी, बाकी सीटें बीजेपी लगातार 2 चुनाव से हार रही है। उस हारी हुई सीट पे नाम देने पे जो विद्रोह हुआ है, जो आग लगी है, वो कब्जे में नहीं आ रही है। लोग इस्तीफा दे रहे हैं, लोग जा रहे हैं। वसुंधरा की बहन यशोधरा, उन्होंने तो मना कर दिया शिवपुरी से जी, क्योंकि उनके यहाँ से जो कद्दावर नेता थे वो बीजेपी में, कांग्रेस में चले गए। वो किनके भरोसे चुनाव लड़ेगी जी? आकाश विजयवर्गीय आज जाके गाड़ियों के काफिले के साथ हंगामा मचा दिया भोपाल में। उसके कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई, पिताजी को टिकट आपने दिया बिना मांगे, बेटे का टिकट कैसा कटेगा जिसने 5 साल काम किया हर सीट पे जी।
रीति पाठक को उतारा है सिद्धि से। वहां जो शुक्ला जी थे उनने कहा कि उतार लो, जीत लो आप चुनाव, आपके खिलाफ चुनाव लड़के दिखाऊंगा। भाई पेशाब कांड में मुजरिम कोई और, अरेस्ट कोई और होगा, मेरा टिकट काटोगे आप, ये कैसा चलेगा? टाइगर, इससे पहले मैं अभिज्ञान के पास आऊं, एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि ये जो हालात हैं जिसके हम लोग आज बहस कर रहे हैं, जिसका कोई हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हालात हैं, ये हालात क्या शिवराज सिंह चौहान ने बनाए? ये हालात क्या वसुंधरा राजे ने बनाए? या ये हालात गुजरात लॉबी ने बना दिए? Somebody has to be responsible. ये हालात गुजरात लॉबी ने बनाए। एक जो दिमाग खराब होता है ना, आपके पास बहुमत आता है तो, और फिर एक टैगलाइन लोग जोड़ देते हैं। देखिए हमेशा ये जो लोग होते हैं छिछोरे, जो छिछोरे लोग होते हैं आसपास, जो आपको 24 घंटे महिमा मंडन चरण भाट करते रहते हैं, उनसे सावध रहना चाहिए किसी भी आदमी को। निंदक का घर हमेशा पड़ोस में होना चाहिए। ये जो मोदी है तो मुमकिन है, ये जो लाइन चढ़ा दी ना, तो मोदी जी को लगा नॉर्थ ईस्ट में भी मैं बेचूंगा मेरा चेहरा, अमेरिका के चुनाव में भी व्हाइट हाउस में किसको लाना है तो मैं ही तय करूंगा, तो ये छोटे मोटे राज्य तो मेरी ही जगह। ये बोलते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। दीपक भाई, ये दोनों राज्य यदि हार गए बीजेपी, तो क्या मोदी जी का चेहरा 2024 में काम करेगा? कर्नाटक और हिमाचल में मोदी जी का चेहरा ही साथ हमने, येदियुरप्पा को घर बिठाया, उसने अपनी औकात दिखा दी, 60 पे ले आया आपको। या वसुंधरा और वहां शिवराज ने अभी कल से गो स्लो करना शुरू कर दिया। और जब आप उसको कोई साइड लाइनिंग कर रहे हो, उसका नाम भी नहीं ले रहे हो, उसकी योजनाओं का नाम नहीं ले रहे हो, वो काहे को अगली बार 200 पार करेगा जी? तो मामा रिटायरमेंट मोड पे है, लेकिन आपको वीआरएस कंपलसरी लेने के लिए मजबूर करेगा। मोदी ये स्थिति वहां हो गई है, फ्री फॉर ऑल हो गया है। और इन गुजरातियों को मैं बार बार कहता हूं, गुजरात जैसा देश आप नहीं चला सकते। गुजरात एक छोटा राज्य है, 180 182 का हाउस है वो, ये उपमहाद्वीप है भाई जी। आप गुजरात जैसे सब करोगे तो कैसे चलेगा? टाइगर आ रहा हूं। अभी अभिज्ञान भाई से एक चीज पूछना चाह रहा था। अभिज्ञान भाई, आपने हिंदुस्तान की जो राजनीति है इंद्रप्रस्थ में बैठ के देखा है, बहुत करीब से देखा है, लोगों ने फासले से देखा है, आपने बहुत नजदीक से देखा है। ये जो गुजरात लॉबी है, मोदी हैं, शाह है, और मुझे लगता है आप जब गुजरात जाते होंगे तो अमित शाह का नाम भी नहीं पता होगा आपको, क्योंकि वो कुछ थे ही नहीं। ये जो दो लोग हैं, जिस तरह से गांधीनगर में बीजेपी की नेशनल काउंसिल मुझे याद है, और उससे जुड़ा एक किस्सा भी याद है, लेकिन अब उपयुक्त नहीं उसको टेलीविजन पर बताना। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि आप इन दोनों नेताओं को पिछले कम से कम 25 साल से देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह को जो प्रचंड बहुमत मिला, एक बार नहीं 2 बार, उसकी वजह से ये अपनी स्थितियों को नहीं संभाल पाए? इन्होंने पूरी तरह से, जिसे कह सकते हैं, दो लोगों ने ना सिर्फ सरकार चलाई, 2 लोगों ने ना सिर्फ राष्ट्रीय संगठन चलाया, बल्कि ये 2 लोग राज्य सरकारें भी चलाने लगे। एंड समवेयर एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ देयर हैंड्स, उनके हाथों से चीजें निकलने लगी, क्योंकि जहां देखिए वहीं ये 2 लोग थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया गालिब का एक शेर मन में पढ़ रहे हैं अपने गुजरात के आला कमान के लिए। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखों से न टपका तो फिर लहू क्या है जी। तो तुमने साथ ही नहीं दिया हमारा है। और कौन कितने बड़े चाणक्य हैं ये जो मीडिया की बेबस्ता लाचारी में लीचड़पन कहने वाला था, लेकिन शब्द से दूर रहूंगा, कि चाणक्य फलाने, मतलब इन सारे लोगों को इतना तंत्र चलाते हैं जिसके पीछे देखो आईटी, ईडी, सीबीआई लगा देते हैं। इनको आज तक ये नहीं पता चला कि शिवराज सिंह चौहान नाराज है और वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज है। अब रात के 2-2, 3-3 बजे काहे की मीटिंग कर रहे हैं? अरे नाराज तो वो 2-3 साल से है, जब से आप आए तब से नाराज है जी। 2012 में कोई शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू नहीं करता था। मैं भोपाल गया, मेरे पुराने अजीज हैं, मैं वो जब युवा मोर्चा में थे तब से उनको जानता हूं। उनका इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू मेरे पास पड़ा हुआ है। उस इंटरव्यू में शिवराज सिंह चौहान ने ठोक के रिपीटेडली कहा था
कि आप गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं, आप मध्य प्रदेश मॉडल की चर्चा क्यों नहीं करते? और उसके बाद वहीं से तनातनी शुरू हुई, अदावत शुरू हुई अडवाणी का। जी, उसी समय अडवाणी का झगड़ा हुआ, अडवाणी ये लाइन लेके स्टेज पर गए। 2013 का वक्त आया, नरेंद्र मोदी अपने प्रोजेक्शन के लिए तैयार थे इसी डिजिटल बैकिंग के साथ। तो आप अभिज्ञान आप ये कहना चाह रहे हैं कि वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान से मोदी जी की पटी नहीं, 36 का आंकड़ा था, कहीं ना कहीं जेलिसी फैक्टर था कि तू मुझसे बेहतर या मैं तुमसे बेहतर। इसकी वजह से ये जो जेलिसी थी, ये जो इंटर पार्टी वॉर थी, ये जो शीत युद्ध था, क्या यही एक कारण है कि आज बीजेपी के हाथ से राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे किले निकल रहे हैं? 100% सही कहा दीपक शर्मा आपने। फ्रॉम डे वन दे नेवर गॉट अलोंग, फ्रॉम डे वन। और इस बात का पूरा रियलाइजेशन था। आपने 14 से लेकर आज 23 आ गया, कोई एफर्ट नहीं किया उनको, ना सिर्फ प्लेकेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए पाया। नहीं तो आपको क्या लगता है, मोदी ओवर कॉन्फिडेंस मोड में थे? मोदी ओवर कॉन्फिडेंस मोड में थे, उनको लगा कि चीजें चुटकी में हल हो जाएंगी। भाई डे वन से डिजाइन इज वेरी क्लियर, इट इज मोदी। लोग पूछते ना फलाने मंत्री चले गए, कि अरे जिस मंत्री की दिल्ली में कोई हैसियत नहीं है, वो कैंपेन करने जाके क्या उखाड़ लेगा? क्या देश को नहीं पता मंत्रियों की क्या हैसियत है? जहां मोदी फेल होते हैं वहां बीजेपी फेल होती है, बी इट स्टेट और सेंटर, सिंपल। क्योंकि ये इट इज पार्ट ऑफ अ डिजाइन। ब्रांड मोदी इज hovering over anything else, and brand मोदी aligned with उनके चीफ सलाहकार अमित शाह। तो इसके अलावा मैं समझ गया अभिज्ञान भाई, मैं आपकी बात समझ गया। आपने एक बड़ी बात अभिज्ञान ने कही है। इनका ये कहना है कि 2014 के बाद जो नई बीजेपी है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं। टाइगर, इनका ये कहना है कि मोदी फेल तो पार्टी फेल। जहां जहां मोदी नाकाम हुए, पार्टी भी नाकाम हो गई, यानी वन मैन सिस्टम है पूरा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी मध्य प्रदेश में, क्या मोदी राजस्थान में आपको फेल होते हुए दिख रहे हैं? दीपक भाई, मैं पहले इसके पहले आपके पहले सेंटेंस पे आऊंगा। ये जो जेलसी शब्द आपने यूज किया, क्या उनको जेलसी है? क्या ये जेलसी शब्द नहीं है, डर है। मोदी का खुद का कद बहुत छोटा है। डर, वो एक कैंपेन और मिशन के तहत, पीआर के तहत वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर गए। आप अपने देश में किसी को पैसे खिला के ओलंपिक ट्रिप में तो जा सकते हो, लेकिन जब ओलंपिक खेलने जाओगे तो वहां तो वर्ल्ड के सारे बड़े प्लेयर हैं, उनके बीच में तो आप पता पड़ जाओगे कि आपकी औकात ही नहीं कुछ। तो आपने सबसे पहले दिल्ली आने के बाद उन तमाम लोगों का खच्चीकरण शुरू किया जिससे आपको डर है कि उनका कद आपसे बड़ा हो सकता है, वो आपसे बड़े नेता हो सकते हैं। आपने कैबिनेट बनाई, आपने कैबिनेट में जो तमाम बड़े लोग थे उनको हैसियत पे रखा, उनको अपमानित किया। ये दुर्भाग्य है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो राजनाथ सिंह थे, गडकरी थे, वो अपमान सहन करते रहे। आपका शीर्ष नेतृत्व यदि बौना होगा तो वो और पिग्मीज अपने साथ में रखे, कोई भी कद्दावर नेता उसके सामने खड़ा नहीं होगा। तो कद्दावर नेता खड़ा होते से उनको डर लगता है और उसका खच्चीकरण करते हैं। जी अभिज्ञान कुछ बोल रहे हैं? दावा करके मुझे कोई साबित कर दे कि इस 14 के बाद की भारतीय जनता पार्टी में कोई सेकेंड रंग लीडरशिप पैदा हुई है। कंपेयर इट टू द पीरियड ऑफ 1997 ऑनवर्ड्स टिल द टाइम ऑफ वाजपेयी एंड अडवाणी, ये सारी सेकेंड रंग लीडरशिप वहीं पैदा हुई। 14 के बाद कोई पैदा हुआ? एक नाम जरा बता दीजिए आप मुझे। अभिज्ञान का ये कहना है कि जिस तरह से वाजपेयी और अडवाणी के दौर में सेकेंड लीडरशिप खड़ी की गई थी, मोदी के टाइम पर किसी भी नेता को उभरने नहीं दिया गया। कोई भी नेता, चाहे वो छत्रप नेता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो केंद्र सरकार में हो। नेता उभरे, लेकिन उनको नेता कहना पड़ रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। खट्टर साहब हरियाणा में मुख्यमंत्री है तो नेता कहना पड़ रहा है। खट्टर को नेता कौन मानता है मुझे बताइए? उसका स्टाफ भी मानता है। जयराम ठाकुर थे हिमाचल में। अब हिमाचल में जयराम ठाकुर को ठिकाने लगा दिया आपने वो धामी को मुख्यमंत्री बनाया। अब मुझे बताइए, जो आदमी अपना चुनाव विधानसभा का हारता है फिर भी मुख्यमंत्री बनता है क्योंकि आपको पिग्मीज चाहिए,
आपको कद्दावर नेता नहीं चाहिए, आपको जननायक नहीं चाहिए। जननायक सिर्फ आप बनना चाहते हैं। ये तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ लेके जाने वाला सिस्टम है। और ये मैंने बार बार कहा आपको, जिस आदमी में बहुत सारी कमजोरियां होती है वो सबसे बड़ा बनने का प्रयास करता है, दावा करता है, और लेकिन यहाँ पर एक सवाल नहीं होता। एक सवाल जो बहुत अहम है, और सवाल वो ये है कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें, अगर विधानसभा हारते हैं, अगर बीजेपी हारती है, जिस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, आपको लगता है कि क्या लोकसभा में विधानसभा का नतीजा रिफ्लेक्ट नहीं होगा? लोकसभा मोदी जी अपने चेहरे पे निकाल ले जाएंगे, या जो हर्ष नवंबर दिसंबर में होगा वही मई 2024 में भी होगा? यानी जो हाल विधानसभा में होगा वही लोकसभा में होगा इस बार। आपको ऐसा लग रहा है, या आपको लगता है कि नहीं? जी, लोकसभा में इससे बुरा हाल होगा। मैं कारण बताता हूं आपको। ये हमारे मतलब अभिज्ञान जी ने तो हमसे भी कई ज्यादा चुनाव देखे हैं। चुनाव में भला ही एक चेहरा चलता हो, लेकिन चुनाव में पूरा सिस्टम चलता है। लोकल लेवल से लेके, बूथ से लेके, घर घर जाके पर्ची बांटने से लेके आपका वोट डलवाने तक, प्रचार करने तक, वो सिस्टम यदि आपके पास नहीं, उस सिस्टम ने यदि तय कर दिया कि आपको फेल करना है, आपको क्या लगता है यदि वसुंधरा को आप निगलेक्ट करोगे तो वसुंधरा ने, किसी ने कहा मुझे कि वसुंधरा मीटिंग से हंसती हुई वापस आई। वसुंधरा का मुझे पता है अंदर क्या बात हुई। वसुंधरा जी ने कहा आपने सर्वे किया है, जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट है, मुझे क्यों पूछ रहे, लड़वा लीजिए, जितवा लीजिए, मुझे कुछ ही होगी बीजेपी सत्ता में आए। आप तो झालावाड़ से भी कोई अच्छा जिताऊ उम्मीदवार हो तो ढूंढ लीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसने सटायर करा, आपके पास क्या औकात है आपकी वो जानती है। आपकी औकात खाली कुर्सियां हैं, आपकी औकात रैली में 2 या 3 हजार की भीड़ है। वसुंधरा खड़ी होती है, 1 1.5 लाख लोग खड़ा हो जाता है, वो उसकी औकात मालूम है। यदि वसुंधरा को इन्होंने निगलेक्ट किया, और ये बार बार कह रहे कि हम कलेक्टिव फेस होगा उनके टिकटों में, ये टिकटों में वसुंधरा की जरा भी नहीं सुनेंगे। ये जानते हैं कि यदि टिकट वसुंधरा के हिसाब से बटेंगे तो जब चुनाव जीत के लोग आएंगे तो वसुंधरा को मुख्यमंत्री मानेंगे, ये कतई नहीं करेंगे। जी जी, टाइगर आता हूं मैं आपके पास। अभिज्ञान भाई, आपको लगता है कि अगर जो अशोक वानखेड़े बता रहे हैं, और क्योंकि ये अभी बीच में मध्य प्रदेश में थे फिर राजस्थान में थे, अगर ये कह रहे हैं, जिस तरह के संकेत अशोक वानखेड़े दे रहे हैं कि भाई बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश और राजस्थान निकल सकता है 2 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, अगर राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे किले मोदी जी के हाथ से निकल गए, आपको लगता है कि जो चुनाव फाइनल होने वाला है 2024 का लोकसभा का, जिसके 3-4 महीने ही बचेंगे, उस वक्त बीजेपी के अंदर मोदी जी के लिए एक बड़ा चैलेंज उठ सकता है? जो बहुत से लोग नाराज हैं, एक लंबी फेरिस्त है जिसमें वरुण गांधी हैं, जिसमें मेनका गांधी हैं, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जिसमें राजीव प्रताप रूडी हैं, उसमें शाहनवाज हसन हैं, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उसमें रविशंकर प्रसाद हैं, उसमें नितिन गडकरी हैं, कहीं ना कहीं दबी जुबान में राजनाथ, एक बहुत लंबी फौज है जिनको किनारे किया है। ऐसे लोगों के स्वर मुखर होंगे, क्या कहीं ना कहीं बगावत का धुआं उठ सकता है? क्या मोदी के लिए एक प्रॉब्लम होगी अगर ये किले हाथ से निकले? वैसे तो जो नाम आपने लिए हैं, इनमें से कोई सियासी तौर पर मुझे इतना हिम्मत ही नहीं नजर आता है, पहली बात। ठीक है, मर्द का कलेजा भी चाहिए ना, हाथ में हथियार रख के हिलाने से हवा में कोई फायदा नहीं है ना, चलाने का बगावत का बिगुल फूंकने के लिए सीना जरा चौड़ा चाहिए। हाँ, दम चाहिए। इनमें से किसी का नहीं है। और मोदी से किसी ने इंच पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बताया 56 इंच का है। तो पहला पॉइंट मेरा ये है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, प्रेशर जरूर होगा मोदी के ऊपर। और मैं तो 1% भी इस पॉपुलर परसेप्शन पे नहीं जा रहा हूँ आज के माहौल को देखते हुए, अतीत को नहीं, क्योंकि ये लाइन दे रहे हैं ना सबको अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि 19 में भी हम स्टेट हारे थे, लोकसभा जीते थे। मैं आज की स्थिति में ऐसा नहीं मानता। ये 19 नहीं है, ये 24 है। तो इस इलेक्शन के अगर हार होती है राज्यों की, तो उसका बड़ा और भारी असर होगा 2024 पर। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट। उसमें एक थोड़ा सा जोड़ दूं मैं। अभी विज्ञान जी ने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन ये 2 राज्यों की चुनाव, ये 2 राज्यों के नतीजे नहीं होंगे। ये 5 राज्यों की हार, 3 राज्यों की पहली हार, लगातार 8 राज्यों की हार होने के बाद ये सिर्फ इन राज्यों में लोकसभा में इंपैक्ट नहीं देगा, ये यूपी में भी देगा, बिहार में भी देगा, जहां जहां बाकी जगह पे बाकी राज्य है
वो वहां पे गुजरात में भी इसने इम्पैक्ट दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि गुजरात में भी लोग डरे हुए हैं, इसलिए साथ है, प्यार से मोहब्बत से साथ नहीं है। डर का माहौल टाइगर, जहां होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं टाइगर कि हिमाचल की हार, फिर कर्नाटक की हार, दिल्ली एमसीडी की हार, बाई इलेक्शंस की हार, उसमें जब ये हार और जुड़ेंगी, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, तो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी गुजरात लॉबी के लिए। दूसरी बात, जब आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, मैंने अडवाणी जी का वो क्योंकि अभिज्ञान जी ने तो बहुत हमारे उनके पीछे की भी पीढ़ियां देखी है, मैंने तो अडवाणी जी के यहाँ देखा कि अडवाणी जी के जो दीपक चोपड़ा थे वो भगवान हुआ करते थे मंत्रियों के लिए, कि भाई पीए है, उनका अपॉइंटमेंट मिले तो ही बड़ी बात है। उन्हीं लोगों ने पत्थर फेंके अडवाणी जी के घर पे। जब शेर, जिसको लोगों को पता पड़ता है कि जिसको शेर करके हम डर रहे थे, वो तो लोमड़ी है शेर के खाल में, तो पूरा जंगल टूट पड़ता है उस पे। समय, मैंने उस दिन भी कहा था, जब समय बुरा आता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट के जाता है, फिर उसमें वो नासिर नहीं चलती कि पहले तो नहीं काटा ऐसा कभी। समय बुरा, अब मोदी जी का समय बुरा। तो ऊंट पे कौन बैठा हुआ टाइगर? मोदी जी। और अपयश कुत्ता है, अपयश कुत्ता है, अपयश, क्योंकि वो ऊंट से नीचे उतर ही नहीं रहे हैं, हर चीज ऊंट से देख रहे हैं। ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, पहाड़ के नीचे, फिर देख लेना आप। चलिए, आप दोनों लोग आए, समय हो रहा है, और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आना है, और अभिज्ञान ने एक बात कही कि देखिए माहौल तो बनेगा, मुसीबत होगी अगर लगातार मोदी जी चुनाव हारते गए, लेकिन हिम्मत कौन करेगा मोदी जी के खिलाफ कुछ आवाज उठाने के लिए, ये भी एक है। लेकिन टाइगर ने जैसे कहा कि सॉरी दीपक जी, एक ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ अ सडन, ये बात मेरी याद रखिएगा, अशोक इसके आई विटनेस रहेंगे, there might be outside players who will emerge in the ring, इसी बीजेपी में बाहर के लोग, बात मेरी याद रखिएगा। भले ये नाम अभिज्ञान कह रहे हैं कि सिर्फ अंदर ही की बात नहीं है, बाहर के भी कुछ लोग इस रिंग के अंदर आ सकते हैं, अखाड़े में आ सकते हैं। बाहर आए, एकदम से हो सकता है वो अंदर आ जाए। और अशोक समझ रहे मैं किन नामों के इशारा कर रहा हूँ। बहरहाल देखते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा दोस्तों से कि कहीं ना कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हमने इसलिए बात नहीं की क्योंकि छत्तीसगढ़ को बीजेपी स्वयं मान रही है कि वहां उसकी बहुत कमजोर स्थिति है। तेलंगाना पे भी चर्चा नहीं की क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी 2nd पोजीशन से 3रे पोजीशन में आ गई, और मणिपुर के बाद मिजोरम का क्या हाल होगा ये सबको पता है। तो हमने सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करी, जहां पर इस वक्त कांटे की टक्कर, और वहां पर अगर ये कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का कि कहीं ना कहीं ये किला दरक सकता है, मोदी के हाथ से निकल सकता है, तो फिर आगे क्या होगा इंतजार करते हैं। और आज आप दोनों ने जिस तरह से समय दिया, अपना बहुमूल्य बेशकीमती समय निकाला, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, आप आए प्रोग्राम में, शुक्रिया। थैंक यू।